हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और हम जो है वो लैरावेल सीरीज़ पे काम कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डायग्राम देखा था। 2 वीडियोस उस पे हुए थे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और ये जो लास्ट वीडियो होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, इस पे हम आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि जो है हम इसमें रियल सर्वर दिखाएंगे। मतलब एक्चुअल में वो सर्वर जो लाइव में होता है उसमें कैसे एफटीपी क्रिएट होते हैं, कहाँ डोमेन होता है, कहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, और ईमेल वगैरह कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे डोमेन जो है वो एक्सेस करके उस सर्वर तक पहुंचता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ये मैंने पहले भी, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पहले भी देखा था, बट इसका एक लाइट इंट्रो लेते हुए फिर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम पहले भी दिखाया था कि सपोज ये मेरा क्लाइंट है, और क्लाइंट मेरा कौन है, ब्राउज़र है। ये बात मैंने अपने वीडियो में बता दी थी। तो क्लाइंट हमारा ब्राउज़र है ना। और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि भाई हमारा ये सर्वर है जहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, या सेक्शंस होंगे, आप बोल सकते हो। जहाँ पे हमारा पहले डोमेन सेक्शंस होगा, फिर हमारा फोल्डर सेक्शंस होगा, या आप उसको एफटीपी बोल सकते हैं, फिर हमारा डेटाबेस सेक्शंस होगा, इस तरह से। तो जो मान लेते हैं ये हो गया हमारा डोमेन्स। उसके बाद हमारा हो जाएगा एफटीपी, या उसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर्स। और ये एफटीपी और फोल्डर्स मैं एक साथ क्यों लिखा हूँ मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा वो हो जाएगा माई एसक्यूएल, इसको मैं कैपिटल लिखता हूँ, माई एसक्यूएल। उसके बाद जो है अदर्स, देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो हम जानते हैं भी कि हमारा जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस सर्वर के बगल में मैं ऐसे एक डायग्राम मैंने बताया था, जहां पे मैंने बोला था कि जिस फाइल को आप एक्सेस करोगे वो जिस भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होगा, यही लिखते हैं, और उसको वो, अगर वो JSP में होगा तो JSP HTML, PHP में होगा तो PHP to HTML, जिस भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में होगा उस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये जो पोर्शन, ये इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके उसका जो है HTML ही उस ब्राउज़र को रिटर्न करेगा। उस सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करेगा, जो भी फाइल है, क्योंकि आप डेवलपर जो फाइल बना रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहा है, वो PHP में कर रहे हैं। हम PHP को फोल्डर्स में अपलोड कर दे रहे हैं, उसके बाद उसको रन कर रहा है ब्राउज़र। हम जानते हैं जो ये ब्राउज़र है हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ HTML समझता है ना, JS जावास्क्रिप्ट के फाइल को समझता है, इसी सारे लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है। तो इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारा ब्राउज़र जो है वो डायरेक्टली समझ लेता है। तो PHP तो हमारा ब्राउज़र नहीं समझता है। तो ये सर्वर, अगर अब इसको मैं इस तरह से होल एक कन्वर्ट कर दूँ, दैट दिस द होल पोर्शन, उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता हो, तो हमें एक फिर सॉफ्टवेयर लगता है जिसे हम लोकल में जैम्प बोलते हैं, वैम्प बोलते हैं, ये सारे सर्वर्स होते हैं। तो ये जो है आपके लाइव सर्वर में ऑलरेडी एम्बेड होता है। तो वो क्या करता है, आपने जिस फाइल का डिमांड किया है, मतलब क्लाइंट ने जिस फाइल का डिमांड किया है, चलिए, तो यहाँ हमारा डोमेन सेक्शन, क्लाइंट जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये रिक्वेस्ट किया उसने, पर्टिकुलर एक IP एड्रेस मान लेते हैं, आपने लिखा abc.com, क्लाइंट ने लिखा abc.com। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाता है DNS सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचेगा, DNS सर्वर के पास, ठीक है। एक DNS सर्वर का डायग्राम यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, उस DNS to IP दे देगा इसको, DNS to IP। ये आपने पढ़ा होगा बेसिक नेटवर्किंग में, नहीं भी पढ़ा है तो जब हम नेटवर्किंग चैप्टर्स पढ़ेंगे प्लेलिस्ट, उसमें मैं ये बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। IP मिल गया। IP मिलने के बाद ये पहुंचा भाई उस डोमेन में। अब यहाँ डोमेन के 2 पार्ट्स हैं, ये अभी मैं इस बार आपको दिखाऊंगा। अभी जो करूँ, यहाँ डोमेन के 2 पार्ट इसलिए हैं क्योंकि जब हम होस्टिंग खरीदते हैं, लाइव सर्वर खरीदते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो डोमेन्स भी सेल करते हैं और होस्टिंग भी सेल करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चीज़ है, देखिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, होस्ट गेटर हो गया, इस तरह से बहुत
तरीके के होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो डोमेन भी सेल करते हैं, होस्टिंग भी सेल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ डोमेन सेल करते हैं, जैसे बिगरॉक, ये सिर्फ आई थिंक जो है डोमेन सेल करता है। तो अब समझिए कि आपने इससे डोमेन खरीद लिया, इससे होस्टिंग खरीद लिया, तो इस डोमेन को आपको यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पर डोमेन है किसका एक्चुअली, वो GoDaddy का है। तो ये जो DNS to IP मिलेगा ये पहले जाएगा GoDaddy के पास, ठीक है। GoDaddy में DNS पॉइंटिंग होता है, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपसे। ये मैं बाद में जब वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा उस समय भी बताऊंगा, बट फिर अभी समझ लीजिए एक बार। क्योंकि ये जो डोमेन है वो हमने GoDaddy से खरीद रखा है, तो GoDaddy के पास जब रिक्वेस्ट जाएगा तो यहाँ पे, क्योंकि फाइल्स तो यहाँ पे नहीं है ना, जो एक्चुअल फाइल्स है उस प्रोजेक्ट के वो तो यहाँ नहीं है, तो GoDaddy में हमें करना पड़ेगा DNS पॉइंटिंग, सॉरी। अब ये DNS पॉइंटिंग क्या करेगा, जैसे यहाँ रिक्वेस्ट पहुँचेगा ये DNS पॉइंटिंग उससे बता देगा कि भाई आप जो यहाँ आ रहे हो ना, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको जाना है होस्टिंगर के पास। अब ये DNS पॉइंटिंग बेसिकली क्या होता है, IP एड्रेस होता है किसका, होस्टिंगर का। तो होस्टिंगर का IP एड्रेस यहाँ मिल जाएगा उसको, फिर वो जो रिक्वेस्ट है यहाँ से उठेगा और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आया और यहाँ से आगे बढ़ के होस्टिंगर के पास चला गया। होस्टिंगर के पास जैसे ही चला जाएगा, अब ये डोमेन्स, ये जो डोमेन यहाँ पॉइंटेड है, ये डोमेन लिंक्ड होगा उस पर्टिकुलर फोल्डर से, जहाँ पे हमारा, जिस फोल्डर के अंदर ये जो हमारे डेवलपर भाई साहब हैं इन्होंने अपना प्रोजेक्ट डाल रखा है। डोमेन लिंक्ड होगा पर्टिकुलर फोल्डर से। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स होंगे, वो सारे फाइल्स को जिस भी MySQL ऑब्वियसली वो डेटाबेस एप्लीकेशंस होंगे, तो उन्हें ये जो डेवलपर है जब अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करेगा तो इसका जो फाइल्स होगा वो इस फाइल्स को यहाँ अपलोड कर देगा, और इसका जो MySQL पार्ट है वो इस MySQL को यहाँ अपलोड कर देगा। जब ये लोकल में काम कर रहा होगा तो इसका ये फाइल लोकल वाले डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। जब ये लाइव में काम करेगा तो इसका जो लाइव वाला फाइल है अब लाइव वाले डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको लाइव में फिर MySQL भी अपना अपडेट करना पड़ेगा, अपना MySQL, यहाँ वाला MySQL लाइव में अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ वाला फाइल लाइव में डाल देना होगा। तो पहले लोकल का फाइल लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा था, अब लाइव का फाइल लाइव डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा वर्क स्ट्रक्चर काम करेगा। अब फिर जो फाइल आपने डिमांड किया है वो यहाँ उसको मिल गया सर्वर को, सर्वर यहाँ से उठाएगा उस फाइल को PHP से या जिस भी लैंग्वेज में होगा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, वहाँ से HTML में कन्वर्ट करेगा और फिर वो आपके ब्राउज़र को भेज देगा। दिस इज़ हाउ द एंटायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क्स। यहाँ से उसने रिक्वेस्ट किया और यहाँ से उसने वही रिस्पॉन्स किया। इतना सारा काम होता है सिर्फ आपके एक एंटर पे, है ना। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो ये सारा काम होके चला आता है। अब यहाँ पे हम गेट बैक करते हैं कि अगर डोमेन हमारा GoDaddy का खरीदा हुआ है, होस्टिंग हम और होस्टिंग जो हमने होस्टिंगर से ले रखा है, इस केस में ये जो डोमेन है होस्टिंगर के लिए एक्सटर्नल डोमेन होगा, क्योंकि डोमेन हमने बाहर से खरीद रखा, होस्टिंगर भाई हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर है। अब अगर डोमेन भी हमने यहीं से खरीद रखा है, होस्टिंग भी हमारा यहीं पे है, तो उस केस में ये इंटरनल डोमेन हुआ और इंटरनल डोमेन के केस में DNS पॉइंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरत वाली टॉपिक है ये। अगर आप फ्यूचर में जाके खुद से अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, खुद से प्रोजेक्ट को लाइव करना चाहते हैं, तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो DNS पॉइंटिंग कब ज़रूरत पड़ेगा, जब आपका डोमेन अलग जगह से है, होस्टिंग अलग जगह पे है और आप उस डोमेन को उस होस्टिंग में पॉइंट करना चाहते हैं। तो होस्टिंग जो कंपनी जो थर्ड पार्टी कंपनी है जो आपको होस्टिंग दे रहा है, उसकी IP को आपको GoDaddy जो डोमेन प्रोवाइडर है उसके DNS सेक्शन में जाके ऐड कर देना होगा। तो इस तरह से ये वहाँ पे पॉइंट हो जाएगा पूरा। ये एक मेरा लाइट वेट डायग्राम था। अब हम सीधे चलते हैं ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में चल के मैं आपको एक सर्वर की ओर ले चलता हूँ जिसने जहाँ पे हमने होस्टिंग ले रखी है। चलिए, cPanel, ठीक है। तो cPanel ये वो जगह है जो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, ये सारा कुछ डोमेन, FTP, फोल्डर, MySQL अदर्स, ये सारे कुछ। तो यहाँ चलते हैं हम, यहाँ से हमारा ये ID पासवर्ड है, ये हम लॉगिन कर जाते हैं।
चलिए, बहुत कुछ है यहाँ पे, एक दिन में हम ये सारा कुछ कवर नहीं करेंगे, बट जितनी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वो सब मैं यहाँ पे ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए जो डोमेन सेक्शन, जैसे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, डोमेन, FTP, MySQL एंड अदर्स। तो जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट काम जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें लगेगा, वो ये डोमेन, ये डेटाबेस और ये FTP। ठीक है, देखिए फाइल्स जिसके अंदर FTP मिल जाएंगे आपको। देखिए मैंने बताया था ना, फाइल्स और FTP। अभी जब मैं यहाँ डायग्राम बना रहा था, मैं दोनों एक जगह लिखा था ना मैंने, FTP एंड फोल्डर्स। अब आप यहाँ देखिए, ये चीज़ एक ही सेक्शंस के अंदर बना रखे हैं इन्होंने, फाइल्स और FTP। तो इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं, अभी मैं समझाऊंगा आपको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा FTP कैसे और FTP फाइल्स के अंदर क्यों है, कैसे काम करता है। तो पहले शुरू करते हैं डोमेन से। देखिए यहाँ डोमेन्स आ जाते हैं, इसके अंदर अगर हम क्लिक करते हैं डोमेन्स पे, तो यहाँ पे हमें जो डोमेन इसके अंदर पॉइंट किए गए हैं उसके बारे में दिखा दिया। अभी देखिए ये 2 डोमेन यहाँ पे पॉइंट किए गए हैं, है ना। तो यहाँ हो गया डोमेन, जो डोमेन का नाम, और ये हो गया डॉक्यूमेंट रूट, मतलब कौन सा फोल्डर इसके साथ पॉइंटेड है। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो देखिए मैंने क्या बताया था, डोमेन्स जो हैं वो पर्टिकुलर फोल्डर से पॉइंट होंगे। इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ दिखाया है वो हूबहू आपको उस फाइल स्ट्रक्चर में मिलेगा, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए हर एक डोमेन्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और वो ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट रूट, मतलब कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर को ये पॉइंट कर रखा है ना। और उसके बाद हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ऐड एडिट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू डोमेन। अगर हमें कोई नया डोमेन ऐड करना है तो यहाँ हम उस डोमेन को लिखेंगे। ठीक है, तो डोमेन ऐड करना वगैरह ये सब हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा टारगेट है सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना कि सर्वर के अंदर क्या क्या होता है। ये हो गया हमारा डोमेन सेक्शंस। डोमेन के बाद आ जाते हैं फाइल स्ट्रक्चर। देखिए दैट इज़ द फाइल स्ट्रक्चर, है ना, फाइल मैनेजर। यहाँ जो हम जाएंगे तो अब हम ये सेक्शन देखेंगे, फाइल फोल्डर वाला पूरा कहानी हम देखेंगे। आ जाते हैं इसके अंदर, तो देखिए ये जो है वो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक्चुअली में आपका जो प्रोजेक्ट है वो रखा जाएगा। एक्चुअली में आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा जाता है ना। बट डोमेन्स पे क्लिक करने से मिलता है, वो क्यों भाई? तो देखिए वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जब आप डोमेन्स पे क्लिक कर रहे हो तो आप देखो कि डोमेन्स पर्टिकुलर एक फोल्डर से पॉइंटेड है, एक डोमेन एक पर्टिकुलर फोल्डर से पॉइंटेड। ये फोल्डर का पाथ है, देखिए रूट फोल्डर है, पब्लिक HTML उसके अंदर है, ये वाला देखिए ये उसके अंदर नहीं, अलग होगा। ये क्या है, jilaniinteriors.com। तो आप देख पाओगे कि यहाँ jilaniinteriors.com, इस फोल्डर से ये वाला जो डोमेन है jilaniinteriors.com इस फोल्डर से पॉइंटेड है। मतलब वॉट एवर द कंटेंट दैट इज केप्ट इनसाइड दिस फोल्डर, जब भी हम हिट करेंगे इस jilaniinteriors.com को तो इस फोल्डर्स के अंदर का कंटेंट जो है वो सर्वर रिटर्न कर देगा। ये जो सर्वर है इस फोल्डर के उस कंटेंट को यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, और दैट फोल्डर विल बी डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम PHP टू HTML। समझ में आया बात? तो देखिए इसके अंदर ये जो फोल्डर्स हैं आपको कुछ फोल्डर्स बने बनाए मिलते हैं, बाकी आप जैसे डोमेन क्रिएट करते हो वो डोमेन ऐड होते समय FTP बनता है और क्रिएट हो जाता है। FTP के ऊपर हम समझते हैं अभी बात पूरी कहानी। तो ये फोल्डर आप उससे, अब देखिए इसके अंदर आप जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट का अंदर कंटेंट दिख जाएगा, जिसके थ्रू ये भी बनाया गया होगा, इधर कोर PHP के थ्रू या CI कोड इग्नाइटर के थ्रू या लैरावेल के थ्रू, जिस भी फ्रेमवर्क के थ्रू या कोर के थ्रू जैसे भी बनाया गया होगा, ये उसके फाइल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये फाइल स्ट्रक्चर वाला भी कहानी समझ में आ गया आपको, जो हमने यहाँ दिखाया, फोल्डर्स डोमेन्स पता चल गया, फाइल फोल्डर बन गया। अब FTP का क्या कहानी है, देखिए FTP को समझाने के लिए मैं एक अलग स्लाइड लेता हूँ और वहाँ समझाता हूँ। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए FTP आपने बहुत बार किताबों में पढ़ा होगा, आपके नेटवर्किंग चैप्टर में पढ़ा होगा, बट मैं आज बिल्कुल प्रैक्टिकली और रियल चीज़ समझाता हूँ। देखिए ये मैंने सर्वर्स बताए कि भाई यहाँ पे ये हमारा सर्वर है, एक सेक्शन हमारा डोमेन्स का और एक सेक्शन हमारे फाइल एंड फोल्डर्स के हैं। तो अभी हमने बताया कि मान लेते हैं हमने एक डोमेन ऐड कर दिया bcamca.com, है ना, बट ये दिखाएगा क्या? तो फोल्डर सेक्शन में एक फोल्डर बनेगा, जिस फोल्डर को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस bcamca.com से। तो यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बनाया और इस फोल्डर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, इससे। तो ये जो आपने फोल्डर बनाया ना, अब ये फोल्डर बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके जाओ बना दो, या आप एक FTP बनाओ। FTP बनाने का मतलब ही आप एक फोल्डर बना रहे हो, ध्यान रखो, FTP बनाने का मतलब ही आप यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया आपने,
ठीक है, आपने एक फोल्डर बना दिया। अब फोल्डर बनाया FTP, क्योंकि बाहर का जो डेवलपर है वो इस फोल्डर को एक्सेस करेगा, बाकी अदर कंटेंट्स को यहाँ पे जो रखे हैं उसको वो एक्सेस नहीं करना देना चाहता, या जो एडमिन है वो उसको एक्सेस नहीं करना देना चाहता, तो वो FTP बना देगा। FTP मतलब अ डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम दिस डेवलपर टू दिस फोल्डर। अब वो ये जो डेवलपर है बाकी अदर कंटेंट्स को नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी फोल्डर को एक्सेस करेगा। इसके लिए क्या होगा, एडमिन एक FTP बना देगा, मतलब एक ID पासवर्ड और एक होस्ट, मतलब एक IP एड्रेस, एक उसका यूज़र नेम और एक उसका पासवर्ड। ये 3 चीज़ें बना के वो किसको दे देगा, इस डेवलपर को। अब बीच में यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं FTP क्लाइंट्स। FTP क्लाइंट्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे, इस डेवलपर को इस फोल्डर तक पहुँचाएंगे। और ये जो FTP क्लाइंट या सॉफ्टवेयर होगा उसको आपको ये IP एड्रेस, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम FTP क्लाइंट्स बोलते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड FTP क्लाइंट्स होते हैं क्या है, जैसे कि फाइलज़िला है ना, क्यूट FTP है, कोर FTP है, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब ये फोल्डर बनने के बाद इस डोमेन से हम इसको पॉइंट कर दिए, है ना। इस डोमेन से पॉइंट होने के बाद आप यहाँ देखो ये सारे डोमेन्स पॉइंटेड हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये डोमेन इनसे पॉइंटेड है। क्रिएट न्यू डोमेन जाएंगे तो अभी हमें डोमेन खरीदना पड़ेगा, ये डोमेन बनाना पड़ेगा। ये जब हम लास्ट वाले सेक्शन में, सिलेबस के लास्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बस सर्वर का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि जो डायग्राम में मैंने बताया क्या वो रियल में है या नहीं है। तो ये आप देख पा रहे हैं भाई कि हर डोमेन अपने उससे पॉइंटेड है। अब डोमेन को हिट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ IP एड्रेस, और ये इस फोल्डर को हिट कर देता है, फोल्डर का कंटेंट आप तक पहुँच जाता है ना। अब आ जाते हैं MySQL में, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू MySQL। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अलग से डेटाबेस का ऑप्शन दिया है, PHP MyAdmin और MySQL डेटाबेस। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप अपना लोकल होस्ट का प्रोजेक्ट अपलोड करोगे, लाइव करोगे, तो फोल्डर सेक्शन में आपका जो कंटेंट है, आपका जो फाइल्स फोल्डर है वो जाएगा, और MySQL सेक्शन में आपका जो लोकल वाला MySQL है वो जाएगा। क्योंकि लाइव में आपको अलग से सेपरेट एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपका जो डेटाबेस होगा वो इंपोर्ट कर देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वही है, यहाँ पे MySQL डेटाबेस में आप जाओगे तो आपको अलग से MySQL डेटाबेस बनाने बोलेगा। देखिए बोला क्रिएट न्यू डेटाबेस, फिर डेटाबेस बनाने के बाद आप एक नया यूज़र नेम और पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद उस डेटाबेस से आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड को पॉइंट कर दीजिएगा, फिर आपका डेटाबेस तैयार, आपका डेटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, तीनों चीज़ें तैयार हो गई। जब ये तीनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी तब PHP MyAdmin से सिर्फ और सिर्फ आप उसके अंदर एंट्री करके आप अपना जो कंटेंट है वो इंपोर्ट कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक डेटाबेस बना रखा है इन्होंने, बहुत सारा डेटाबेस है, पर ये डेटाबेस हम यहाँ PHP MyAdmin डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप लोकल में बनाते हो वहाँ डायरेक्टली PHP MyAdmin ओपन करते हो, डेटाबेस बनाते हो और सारा काम कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइव में अलग से डेटाबेस पहले हमें बनाना पड़ता है, यूज़र नेम पासवर्ड तीनों बनाना पड़ता है, तब उसे हम PHP MyAdmin के थ्रू ओपन करते हैं। और यहाँ इंपोर्ट में जाके अब अपना लोकल डेटाबेस इंपोर्ट कर दोगे पर्टिकुलर डेटाबेस में। जैसे हमें सपोज इनवॉइसिंग का अगर कुछ है, इस पर हमें डेटाबेस इंपोर्ट करना है, तो इसमें गए, यहाँ पे हम इंपोर्ट में गए और यहाँ पे जो हमारा लोकल का डेटाबेस होगा इंपोर्ट कर देंगे, तो वो हमारा डन। तो देखिए ये सब डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में मैं बताऊँगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैरेवल। बट यहाँ पे बस जैसा मैंने बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, हम लाइव में देखेंगे कि लाइव में कहाँ सर्वर होता है, कैसे होता है, डोमेन क्या होता है, FTP क्या होता है, फोल्डर्स क्या होते हैं, MySQL क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने जो सबको बताया था वो मैंने इसमें यहाँ पे बताया। और भी बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, काम का जो चीज़ था वो मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइटल अभी नहीं है, इवन ईमेल वगैरह भी हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं सर्वर में, और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको आने वाले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में जो है अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आइडिया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का 3 पार्ट हो गया, जो 2 पार्ट मैंने डायरेक्टली आपको बताया था डायग्राम बना के, और इस पार्ट में हमने डायग्राम अलॉन्ग विद द cPanel का एक रिव्यू लिया है। cPanel में डोमेन्स कहाँ होते हैं, फाइल फोल्डर्स कहाँ होते हैं, और ईमेल वगैरह, डेटाबेस वगैरह कहाँ कैसा होता है, कैसे कनेक्टेड होता है। तो होपफुली ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, वीडियोस भी समझ में आए होंगे। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। जो सिलेबस मैंने आपसे शेयर किया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।